नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस खबर की कल्पना तो आप लोगों ने बहुत पहले ही कर ली थी, लेकिन अब वो साक्षात होकर धरा पर उतरती दिख रही है। जी हां साथियों, अमेरिका के 50 राज्य हैं। अमेरिका में अभी ट्रंप के सपने अनुसार कनाडा 51वां राज्य नहीं तो बना है, लेकिन उन 50 जो राज्य हैं उनमें लोग सड़कों पर कुछ इस तरह से उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तहां अमेरिका में प्रोटेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं और एक ही मांग कर रहे हैं, हमें बख्श दो, हमसे दूर रहो ट्रंप, हमसे नहीं झिल रहा, हैंड्स ऑफ, हमसे दूर रहो, हमारे साथ नहीं हो पा रहा है। इस मूवमेंट का नाम हैंड्स ऑफ रखा गया है। हमारे अधिकारों को ना छुओ, हमसे दूरी बना लो, हम आपके साथ में नहीं हैं। साथियों, अमेरिका के 50 राज्यों में से कुछ की तस्वीरें जो प्रदर्शनकारियों की रही हैं वो आपके सामने तस्वीरों के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। और इन दिखती हुई तस्वीरों को अगर आप यहां पर बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह अमेरिका की जनता ट्रंप से और मस्क से दुखी होकर प्रोटेस्ट करने उतर आई है। और चूंकि प्रोटेस्ट में तुर्की के अंदर हाल ही में पिकाचू दिखा, तो पिकाचू भी यहां पर फिर से अटेंशन ग्रैब करता हुआ दिखाई दिया। और यही कारण है कि हेडलाइन बन जाता है कि ट्रंप और मस्क से अमेरिका ने हाथ जोड़ लिया है कि भैया हमें माफ कर दो, हमसे नहीं झिल रहे हो। इसी कारण से इसे हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट नाम देते हुए कहा गया कि ट्रंप के एजेंडा के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और इस बीच में सिंगापुर, जो कि दुनिया में मतलब एक तरह से अपनी ग्रोथ के कारण लोगों को चौंका चुका है, उसके प्रधानमंत्री का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया एक बहुत ही गंभीर फेज में एंट्री करने जा रही है। ट्रंप ने जो हाल ही में किया वो केवल ट्रंप का एक तरफा था, लेकिन दुनिया में जब इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन को तार तार किया जाएगा तो दुनिया वर्ल्ड वॉर के अंदर एंट्री करेगी। लेकिन यह वॉर टैरिफ वॉर होगा, जिसके चलते दुनिया भर के अंदर मंदी की आशंका 1930 से भी ज्यादा आ जाएगी। यही कारण है कि सड़कों पर अमेरिका के अंदर उतरती हुई जनता आपको दिख रही है और दुनिया भर के मार्केट एकदम सुर्ख लाल हो रखे हैं। अमेरिका की जनता तंग है क्योंकि सरकारी नौकरियों में कटौती, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकारों के मुद्दे पर तो ट्रंप लगातार वार करते ही जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बाजार ने मात्र 2 दिन के अंदर, अमेरिकी बाजार ने $5 ट्रिलियन साफ होते हुए देख लिया है, अमेरिकी सदमे में है। मैंने $2.5 ट्रिलियन की तो आपको न्यूज कवर की ही थी, उससे अगले दिन फिर $2.5 ट्रिलियन साफ हुआ। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि आने वाले मंडे यानी कि कल मार्केट को ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कल बाजार बहुत बुरी तरह गिर सकता है। ऐसी उम्मीदों के बीच देखते हैं कि दुनिया इसे कैसे लेती है। क्या वाकई में मंडे गिरता है? एनालिस्ट का जो मानना है, जितने ट्रेड एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि कल का बाजार अमेरिका में बुरी तरह गिरेगा, क्या अमेरिका में ट्रंप के समर्थक उसे बचा ले जाएंगे? सारी बातें डिटेल में जानेंगे। इसी बीच में इन प्रोटेस्ट के साथ साथ अपोजिशन की तरफ से कमला हैरिस का बयान, और उस बयान में इस बात को मेंशन करना कि बेटा हमने तो पहले ही कहा था कि ये आते ही प्रोजेक्ट 2025 एक्टिवेट कर देगा। इसने प्रोजेक्ट 2025 एक्टिवेट कर दिया है, जिसमें तानाशाही और ट्रंप का तीसरी बार आने का प्लान शामिल है। तो आइए आज के सेशन में डिटेल से इन सारे विषयों पर चर्चा करते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि दुनिया में इतना विरोध, और विशेष रूप से अमेरिका में खुद में, जिसने अमेरिका की जनता ने ट्रंप को चुना, वो उनके विरोध में क्यों उतर आई है, किस तरह के विरोध हो रहे हैं, मंदी के सुर कहां से उतर कर आ रहे हैं, सारी बातें आपके साथ विस्तार से। इसी के साथ आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार सभी जोरदार तरीके से बोलें जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहला बड़ा कारण जो बन रहा है वो है नेशनल डे ऑफ रेजिस्टेंस का, कि लोगों ने कहा कि भैया तुम लोग जिस तरह से काम कर रहे हो, उस काम करने में एक एक चीज को तार तार कर दिया है। अमेरिका आज तक दुनिया भर के अंदर वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला देश माना गया है, लिबरलाइजेशन की वकालत करने वाला देश माना गया है। आज उसने अपने तरफ से दुनिया को जो थोपे हैं टैरिफ, उन टैरिफ के चलते पूरी दुनिया सदमे में है कि इसका अब उपचार क्या है। आज अमेरिका की वजह से दुनिया भर ने डब्ल्यूटीओ के समक्ष काम होते देखा है, डब्ल्यूटीओ के समक्ष पूरे व्यापार होते देखे हैं। अब अमेरिका ने अपने हितों की रक्षा के लिए जैसे ही टैरिफ लगाए, अब दुनिया के अन्य देश भी व्यापार करते समय अपने हितों के संरक्षण की तरफ उतर पड़ेंगे। और जब संरक्षणवाद होगा, जब प्रोटेक्शनिज्म होगा, तो फिर फ्री ट्रेड एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब फ्री ट्रेड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण केवल एक सपना रह जाएगा।
ऐसे में दुनिया के अंदर सबसे पहले ट्रंप को लेकर अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। साथ ही साथ अमेरिका में जिस तरह से राइट विंग ब्लूप्रिंट के साथ में फिलहाल फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है, लोगों के मूल अधिकारों पर जिस तरह से वार किया जा रहा है, अमेरिका के अंदर इलॉन मस्क जिस इमेज के साथ काम कर रहे हैं कि आपको राजनीति के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप व्यापार पर फोकस करें और फिर एक पपेट अपना आदमी ले जाकर बिठा दें। इलॉन मस्क ने जिस तरह से इन्हें अपनी कठपुतली बना करके चलाया है और जिस तरह से ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे ये डॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं, उसके माध्यम से अमेरिका की नीतियों में लगातार परिवर्तन करते जा रहे हैं। लगातार फेडरल वर्कफोर्स हो, फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स हो या फिर यूएस की एड हो, तमाम प्रकार के प्रोग्राम्स हो, उनमें कटौती करके ट्रंप के उस सपने को पूरा कर रहे हैं जिसमें उनका अपेक्षा थी कि अगर इलॉन मस्क आएंगे तो हमारे विभिन्न विभागों की एफिशिएंसी बढ़ा देंगे। अगर इलॉन मस्क आएंगे तो ये एफिशिएंसी के साथ साथ लोगों को और ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे, जिस तरह से वो अपनी कंपनियों में करते हैं। अमेरिका को एज ए कंपनी ट्रीट करने के लिए इलॉन मस्क को डॉजी डिपार्टमेंट दिया गया। ट्रंप ने इलॉन मस्क को यह डिपार्टमेंट दे तो दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला कि लाखों लोगों की नौकरियां और दुनिया भर को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता हाशिए पर आ गई। उस हाशिए में आई सहायता में एक चर्चा हमने अपने सेशन में भी आपके साथ की थी। फिलहाल के लिए अमेरिका में लगभग 5 लाख लोगों की नौकरी पर संकट उत्पन्न हो चुका है। माना जा रहा है कि अमेरिकी सरकार के द्वारा 2 लाख से अधिक जो क्रेडिट कार्ड दिए गए थे, उन क्रेडिट कार्ड्स को भी बंद करने का प्लान चल रहा है, क्योंकि अब अमेरिका ना केवल सरकारी नौकरियों पर बल्कि सरकारी शिक्षा पर भी वार कर रहा है। हाल ही में इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को ही डिसमेंटल कर दिया है कि पता नहीं ये लोग क्या पढ़ा रहे हैं। इतने कम समय में इतना बड़ा परिवर्तन जो अमेरिका देख रहा है, उसे वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। ट्रंप और इलॉन मस्क का एक सूत्रीय एजेंडा यही है कि हम अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं, और ग्रेट बनाने की शुरुआत वो मैन्युफैक्चरिंग से करना चाहते हैं। उनका मानना है कि जब मैन्युफैक्चरिंग चाइना से निकलकर अमेरिका में होने लगेगी तो अमेरिकन को रोजगार मिलेगा और उस रोजगार से दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट अमेरिका में आएंगे और अमेरिका बहुत बड़ा देश बनकर उभरेगा। लेकिन इसी बीच में जिस तरह से इन्होंने लोगों के रोजगार में कटौती की है, इस बात को लेकर के अमेरिका में इस बात तक भी विश्वास होने लगा कि शायद ट्रंप खुद को बचाने के लिए इलॉन मस्क को हटा देंगे। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से सफाई आई और कहा कि जब तक इलॉन मस्क अपने एजेंडे को पूरा नहीं कर लेते, डॉजी डिपार्टमेंट के वो मुखिया बने रहेंगे। यही कारण है कि इस समय पर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की तमाम प्रकार की जो सर्विस क्लास जनता है वो खड़ी हो चुकी है। ऐसे में ही एक और बड़ा रीजन, और वो ये है कि ट्रंप का कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ट्रंप ने अब तक अमेरिका में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनकी लेगेसी को शायद तोड़ने का प्लान कर लिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति अधिकतम 2 ही बार राष्ट्रपति रह सकता है, लेकिन ट्रंप ने हाल ही में हिंट दिया है कि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनने पर विचार कर सकते हैं। दैट मीन्स उनके अंदर विचार आ रहा है अमेरिकी संविधान को बदलने का। ये वही प्रोजेक्ट 2025 है जिसके बारे में कमला हैरिस इलेक्शन कैंपेन में कह रही थी कि ये व्यक्ति अगर आया तो अमेरिका को एक नई स्थिति में ले जाकर खड़ा कर देगा और यहां पर तानाशाही का हाल होगा, अमेरिकी संविधान को बदल दिया जाएगा और ये जिद में सारी चीजों को बिगाड़ता चला जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका क्या वाकई में वो सारे काम देखने को तैयार है जो ट्रंप अपने सपनों में सोच रहे हैं। खैर, इसी बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति के विरोध के दौरान एक नंबर दिखाई दिया और वो नंबर था 8647। 86 जो शब्द है वो है गेट रिड ऑफ, हटो यार तुम यहां से, और 47 का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि 47th प्रेसिडेंट। तो ये 8647 इस समय अमेरिका के अंदर एक कोड बना हुआ है। 86 को गेट रिड ऑफ कहा जाता है और 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दैट इज डोनाल्ड ट्रंप, ये कोड भी दिखाई दे रहा है। अब इसी बीच में ट्रंप के समर्थक भी सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हुए और उन्होंने कहा कि देखो ये तो सब फालतू की बकवास करने वाले लोग हैं। असल मायने में तो अमेरिका में जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने मात्र 11 हफ्ते में इतना इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर लिया है जितना बाइडेन ने अपने पूरे 4 साल के कार्यकाल में नहीं किया था। ये लोग तो सोरोस के द्वारा एक्टिवेट किए हुए लोग हैं जो प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन जनता है, अमेरिका की जनता, जिसने इस तरह के इलेक्शंस को देखा, जनरली ऐसे कभी भी प्रदर्शन किसी सत्तारूढ़ राष्ट्रपति के खिलाफ अमेरिका में नहीं देखे गए, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 4 साल के लिए फिक्स होता है।
ऐसे में उनके खिलाफ प्रदर्शन होना अपने आप में ये एक बड़े मैसेज की तरफ इशारा करता है। लोग कहने लगे कि ट्रंप के दोस्तों को एक बार देख लो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ट्रंप खुद कैसे हैं। मैसेज लिखा है कि शो मी योर फ्रेंड्स, आई शो योर फ्यूचर। मतलब आप अपना मुझे मित्रों से मिला दो, मैं आपका भविष्य बता दूंगा कि क्या होने वाला है। ऐसे में ट्रंप के दोस्तों में इलॉन मस्क हैं, तो पुतिन हैं, तो फिर किम जोंग उन हैं। तो ऐसे लोगों से अगर ट्रंप प्रभावित हैं तो निश्चित ही उनके अंदर भी तानाशाही का रूप आएगा। ट्रंप का ये सब कुछ करना केवल एक ही बात पर फोकस कर रहा है, और वो ये कि ये अमेरिका में टैरिफ की लड़ाई लड़ते हुए लोगों को अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए मजबूर कर देंगे, और टैरिफ में राहत के नाम पर अमेरिका आने के लिए मजबूर कर देंगे कि आओ और अमेरिका में निवेश करो, अमेरिका में निर्माण करो, तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाऊंगा। ऐसे में ट्रंप का ये टैरिफ चार्ट चर्चा का विषय बना है। पूरी दुनिया में टैरिफ लगे, भारत पर भी टैरिफ लगे, इस पर हमने एक सेशन भी आपके साथ किया और इसका आधार भी बताया कि क्या हो सकता है। ऐसे में इनके द्वारा एक ऐसे आइलैंड पर टैरिफ लगाना जहां पेंगुइन्स रहती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मीम मटेरियल बना। लोग बकायदा पेंगुइन्स का विरोध भी प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनकारी निकल कर आ गए कि पेंगुइन्स उड़ उड़ करके टेस्ला के ऊपर बीट कर रही हैं, पेंगुइन्स अपनी ठंड मिटाने के लिए टेस्ला में आग लगाए फिर रही हैं। खैर, इन सभी के बीच में अमेरिकी इकोनॉमी का जो हाल हुआ वही सबसे बड़े प्रोटेस्ट का कारण बना, क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी ने 2 दिन के अंदर 5 ट्रिलियन साफ होते हुए देख लिए हैं। ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। भारत की कुल जीडीपी $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। ऐसे में कुल जीडीपी की वैल्यू $3.5 ट्रिलियन और अमेरिकी मार्केट ने 2 दिन में 5 ट्रिलियन साफ देख लिए। ये बहुत बड़ी खबर बनती है। हमने जिस दिन ये सेशन किया कि आज ही 2.5 ट्रिलियन गया है, उससे अगले दिन फिर 2.5 ट्रिलियन चला गया, यानी बाजार संभलने को तैयार नहीं है। इतने बुरी तरह से स्टॉक्स गिर रहे हैं जो पहले कभी नहीं गिरे थे। लोगों ने ट्रंप के कुछ वीडियोस को निकाल निकाल के दिखाना शुरू किया और कहा ये वही व्यक्ति है जो कमला हैरिस के सामने जब चुनाव प्रचार कर रहा था तो कह रहा था कि कमला हैरिस आ गई तो बाजार बुरी तरह गिर जाएगा, और मैं जब आऊंगा तो बाजार ऐसे उठेगा कि तुम लोग कहोगे कि बस 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 बहुत हो गया, इतना ना लेकर के चलो। ये वो वाला ट्वीट है जिसमें इसने ये कहा था कि इफ कमला विंस यू आर 3 days अवे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 1929 स्टाइल इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये उनके चुनाव प्रचार के दौरान के ट्वीट्स हैं, जब वो कहा करते थे कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो 1929 में जो रिसेशन आया था वो मात्र 3 दिन में आ जाएगा, और यदि मैं जीतता हूं तो 3 दिन के अंदर बेस्ट जॉब्स होंगी, बेस्ट पेचेक्स होंगे और ब्राइटेस्ट इकोनॉमिक फ्यूचर होगा जो कि वर्ल्ड ने कभी देखा नहीं होगा। आज हम बात करें, अमेरिका में जॉब्स की कटौती करने के लिए एलॉन मस्क को बिठा दिया गया है। बिगेस्ट पे चेक्स के नाम से, तनख्वाहों के नाम पर लोगों की तनख्वाह काटने की धमकी दी जा रही है, और ब्राइटेस्ट इकोनॉमिक फ्यूचर के नाम पर अमेरिका 2020 का रिकॉर्ड तो पहले दिन में ही तोड़ दिया, अब 1987 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिख रहा है। बाजार इतना बुरी तरह से घुस रहा है, यानी कि ये जो सपने दिखाए ट्रंप ने, इन सपनों को टूटता हुआ अमेरिका देख रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसने गोला तो चलाया था ड्रैगन को मारने के लिए, लेकिन वो अमेरिका पर ही आकर के गिर गया। यानी कि जो ट्रंप का जो टैरिफ बॉम्ब है वो ट्रंप को ही खा गया, बाजार बर्बाद करके चला गया। ऐसे में लोगों के द्वारा की जा रही चीजों पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिग बिजनेस इज नॉट वरीड अबाउट द टैरिफ because they know they are here to stay, but they are focused on big beautiful deal which will supercharge our economy, very important going on right now। मतलब ये अभी भी इस बात पर टिका हुआ है इन सब के बावजूद कि बोले डरने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से इस बात को लेकर अलाइन हूं कि बड़े बिजनेस थोड़ा सा चिंता में होंगे, लेकिन उन्हें चिंता होने की जरूरत नहीं है। दुनिया को यह मानना होगा कि हमारी इकोनॉमी वापस से बूम करने वाली है, बड़े सारे पैसे अमेरिका में आने वाले हैं। अरे भाई, जब तुमने सबको यह बोल दिया कि तुम्हारे यहां पर इतना टैरिफ लगाऊंगा, अगर बचना है तो हमारे यहां निवेश करो, तो ऐसे में अगर कोई देश निवेश करने आ भी जाता है तो वो किस तरह से भविष्य में बर्ताव करेगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खैर, ट्रंप इसी सब्जबाग में फिलहाल जी रहे हैं। इसी बीच में जेपी मॉर्गन ने, जो कि पहले रिसेशन को लेकर, अमेरिका में आ रही मंदी को लेकर 35% श्योर था कि अमेरिका में मंदी आ सकती है, उसने हाल ही में अपने डेटा को चेंज करते हुए 60% चांसेस दे दिए हैं कि अमेरिका की वजह से वैश्विक मंदी के चांसेस अब 60% हो चुके हैं। यानी जिस तरह से ट्रंप की नीतियां चल रही हैं, अगर उन्हें देखा जाए तो दुनिया में मंदी के चांसेस बढ़ने लगे हैं। 60% तक दुनिया में मंदी के चांस है। इसी बीच में सिंगापुर, जिसको कि दुनिया के अंदर विकास का एक मॉडल माना जाता है, जिसने हाल ही में जिस तरह से ग्रोथ मॉडल प्रस्तुत किया, एशिया के अंदर स्थित यह देश
छोटू सा देश है लेकिन अपने आप को विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर ले गया, उस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में जो बयान दिया उससे पूरी दुनिया वास्ता रखने लगी और उन्होंने कहा कि ये कितना सही आदमी बात बोलकर चला गया है। इतनी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बातें कही हैं, अगर आप चाहेंगे तो उस बात को मैं ट्वीट पर भी शेयर कर दूंगा, लेकिन आप सुने, मैं यहां पर सुनाने का ट्रांसलेशन करने का प्रयास करूंगा। हुआ ये कि सिंगापुर के ऊपर भी अमेरिका ने 10% टैरिफ लगा दिया। ये 10% टैरिफ क्यों लगाया? आंसर था कि अमेरिका के ऊपर सिंगापुर कोई टैरिफ नहीं लगाता था। अमेरिका ने यह कहा कि जो मेरे ऊपर 0% भी टैरिफ नहीं लगाते ना, उन पर भी मैं 10% टैरिफ लगाऊंगा। उसको उन्होंने बेसलाइन टैरिफ कह दिया कि भाई मुझसे व्यापार करना है तो 10% तो चुकाना पड़ेगा। अमेरिका से अगर वो रखना है, रिश्ता रखना है, 10% टैरिफ देना पड़ेगा। तो सिंगापुर सरप्राइज हुआ। छोटू सा देश है, बिल्कुल एशिया के अंदर यहां पर पड़ा हुआ एक देश है। अगर आप देखें तो ये रहा कोने के ऊपर स्टेट ऑफ मलक्का के पास में छोटू सा देश। इस देश के पीएम का बयान आता है और उन्होंने कहा, और ये बहुत बड़ा बयान है, और उन्होंने कहा कि देखो वर्ल्ड इस समय परिवर्तित हो रहा है। ये जिस तरह से परिवर्तित हो रहा है ये बहुत ही डिसएडवांटेजियस है। एक समय अमेरिका बेडरॉक हुआ करता था ग्लोबलाइजेशन का, दुनिया उसे देख करके दुनिया में नीतियों की पालना करती थी। डब्ल्यूटीओ एक सही ऑर्डर में काम करता था, फ्री ट्रेड का कोई मतलब रहा करता था। हम पर 10% टैरिफ लगा दिया गया। अब हम उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। हम छोटे से देश हैं, हमको डर है कि हम मार्जिनलाइज कर दिए जाएंगे, हमें किनारे कर दिया जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में डर हमारा केवल अमेरिका नहीं है। अमेरिका की देखा देख अगर दुनिया भी अपने हितों को ध्यान में रखकर व्यापार करने लगी, इसका मतलब यह है कि आज भारत कहने लगे कि मुझे केवल इस सामान की जरूरत है और इस सामान की जरूरत को आपको इतने में देना है तो दो। मैं फ्री ट्रेड को नहीं मानता कि मैं टैक्स हटा दूं, टैरिफ हटा दूं। दुनिया अगर अपने हितों को लेकर बात करने लगेगी तो दुनिया में पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगी इकोनॉमीज, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और जब दुनिया बर्बाद होगी तो ऐसे में पूरी तरह से आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बुरी तरह डिस्टॉर्ट हो जाएगी। असल में साथियों 1914 से 18 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 18 के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, मतलब 18 में ये खत्म हुआ, 1939 में 20 साल के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। 18 में अचानक दुनिया जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकली, होड़ मच गई कंस्ट्रक्शन की, निर्माण की, मैन्युफैक्चरिंग की। कौन ज्यादा बनाएगा? जैसे आज अमेरिका को पागलपन सवार हो रहा है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मुझे अमेरिका से आगे निकलना है, मैन्युफैक्चरिंग में मुझे किंग बनना है। ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी हुआ था। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा होने लगी कि मैन्युफैक्चरिंग को डंप करने की जगह खत्म होने लगी। एक कारण तो यह बना। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो गई, डिमांड घटने लगी क्योंकि लोगों के पास आय नहीं थी। जिदों में राज्य सरकारों ने निर्माण तो बहुत कर लिए लेकिन खरीदने के लिए कोई नहीं बच रहा था। ऐसे में 1929 के अंत तक आते आते स्टॉक्स बिकने बंद हो गए, मार्केट खत्म होना शुरू हो गया, मांग गिरनी शुरू हो गई और एकदम अमेरिका के अंदर धार से रिसेशन आया। और उस रिसेशन को कहते हैं कि वो एक दुनिया को अलग प्रकार की दिशा में लेकर के चला गया, जिसके ऊपर कहा जाता है वॉल स्ट्रीट उस समय बुरी तरह मतलब अमेरिकी बाजार उस समय बुरी तरह गिरा और पूरी दुनिया में एक शॉक वेव वहां की पहुंची थी। बड़े बड़े लोग जॉबलेस हो गए थे। 1930 को लोग ध्यान में रखकर अब वही बात कर रहे हैं कि जो ट्रंप करते जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का जो इनके दिमाग में पागलपन सवार हुआ है वो एक दिन में पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन इनको देखा देखिए अगर कोई और शुरू हो गया तो फिर क्या होगा? अब ये और शुरू हो गया की बात क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि सिंगापुर के पीएम की बात तो चलो एक छोटा सा देश है मान ली जाएगी, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी संभवतः आज रात को अपना भाषण दे देंगे जिसमें वो अमेरिका के साथ कैसा बर्ताव करेंगे इस पर अपनी बात बोलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन पर भी टैरिफ लाद दिया गया है और उन्होंने कहा है कि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन जैसी चीजें अब खत्म हो रही हैं। अब जब ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा खत्म हो रही है तो हम क्या अपना सकते हैं, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। मतलब दुनिया के विकसित अर्थव्यवस्थाएं अगर इस तरह का बर्ताव करने लगी तो बाजारों का बहुत बुरा नुकसान होगा, संरक्षणवाद पनपेगा। द वर्ल्ड एज वी न्यू इट हैज गॉन, नोबडी विंस फ्रॉम ए ट्रेड वॉर। ऐसी बात बोल करके कीर स्टारमर का स्टेटमेंट आता है और इस स्टेटमेंट के प्रेडिक्शन के बाद ही अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े कहा जाए तो एंकर कहिए, पत्रकार कहिए या फिर वो कहिए फाइनेंशियल कमेंटेटर कहिए, जो सीएनबीसी के अंदर एक शो चलाते हैं मैड मनी के नाम से, उनका नाम है जिम क्रेमर। और उन जिम क्रेमर ने कहा है कि जैसे 1987 के अंदर ब्लैक मंडे आया था ट्रंप के चलते, ऐसा ही 1987 वाला दिन कल यानी कि मंडे के दिन होने वाला है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी जो घोषणा है ये 1987 की याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि कल जब बाजार खुलेगा बाजार और बुरी तरह गिरेगा
और 1987 के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इनकी बातों के बाद में अब प्रेडिक्शन निकाला जा रहा है कि जिम क्रैमर जब जब भविष्यवाणी करते हैं तो क्या कोई बड़ी भविष्यवाणी की है? हाँ जी, इन्होंने एनवीडिया पर, मार्केट वॉलेटिलिटी पर और 2008 के अंदर हुई रिकवरी पर इन्होंने 3 बार बड़ी भविष्यवाणियां की हैं, जिन भविष्यवाणियों को लेकर के पूरी दुनिया इनको मानने लगी कि ये बहुत बड़े भविष्यवेत्ता हैं। ऐसे में जिम क्रैमर की एक्यूरेसी भी 47% है, यानी जब जब इन्होंने कुछ बोला है आधी बार ये सही रहे हैं। देखना होगा कल बाजार किस तरह से रिएक्ट करता है। अमेरिका के अंदर अमेरिका के ट्रंप के चहेते बाजार को उठा लेते हैं या फिर जो विरोध में लोग हैं वो बाजार को गिराते हैं, देखना होगा। लेकिन दुनिया में एक चीज बड़ी स्पष्ट है और वो ये कि इस तरह की संरक्षणवाद की नीतियों के लिए दुनिया तैयार नहीं थी। ट्रंप ने जो किया वो बिल्कुल वैसे ही है कि समंदर के किनारे रेत से मैं महल बनाऊंगा और एक जिद्दी बच्चा बनकर मैं उसको पूरा डहा दूंगा और फिर से जिद करूंगा कि मैं इसे बनाऊंगा। इस तरह से तोड़ना, बनाना और फिर बनाना, ये सारी की सारी स्थितियां आज अमेरिका दुनिया के साथ कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथियों से इसे जरूर साझा करें। और हां, यदि आप में से किसी ने अभी तक हमारा एक और चैनल अंकित अवस्थी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वहां पर हमने खूबसूरती के मायाजाल पर एक बेहतरीन वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर के उसे जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन किया हुआ है। और एक और जानकारी, बुधवार से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है हिस्ट्री का। अगर आप इस क्लास में एनरोल होना चाहते हैं तो इसका लिंक भी हमने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के कंप्लीट बैच को आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में उपलब्ध करा रहा है। अगर आप बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं और इस बाजार के बढ़ते और चढ़ते, अगर आप बाजार से पैसा बनाने की चाह रखते हैं तो आपको फाउंडेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स और फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट के कोर्सेज उपलब्ध हैं बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, उसका भी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।